असलेल्या माननीय दीपालीताई मिसाळ, ज्या की मराठवाडा महिला अध्यक्ष एकता हातगाडी चालक मालक संघटना ह्या बहुजन मुक्ती पार्टीमध्ये जाहीर प्रवेश करत आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून स्वागत करते। आणि ह्या बहुसंख्य असणाऱ्या मुस्लिम बांधवांसोबत काँग्रेस आणि बीजेपी, आमच्या मुस्लिम बांधवांना वाटत असेल, मी त्यांची माफी मागते, आमच्या मुस्लिम बांधवांना वाटत असेल कि कांग्रेस ये अच्छा है और बीजेपी बुरा है। साथियों, कांग्रेस ये छुपा हुआ दुश्मन है हमारा और बीजेपी एक खुला दुश्मन है, और खुले दुश्मन से बहुत ज्यादा खतरनाक एक छुपा दुश्मन होता है। इसलिए 57 साल तक कांग्रेस की सरकार हुई। इस 57 साल में हमारा मुस्लिम भाई आंखें बंद करके पंजा 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 के ऊपर वोट दिया, लेकिन इन 57 साल में इन कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी की, बहुत बड़ी गद्दारी की। ये हमारे मुस्लिम भाइयों के समझ में नहीं आया। क्या गद्दारी की मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, आजादी के समय में हमारा जो मुस्लिम भाई है ये 33% शासन और प्रशासन में था। 33% शासन और प्रशासन में था। 2019 में हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर क्या आफत आ गई जो 33% से लेकर इतना नीचे गिर गया कि 1.5% के ऊपर आ गया। केवल 1.5% के ऊपर हमने कांग्रेस को वोट दिया, और सबसे ज्यादा शासन किसका रहा? कांग्रेस का रहा। इस कांग्रेस ने हमारे साथ भलाई करना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा बुराई कांग्रेस ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ की। अगर हमारा मुस्लिम भाई सोचता है कि हम कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, तो कांग्रेस धड़म से गिर जाएगी, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों के वोट के ऊपर राजनीति करती है और हमारे मुस्लिम भाइयों को डर दिखाती है। क्या डर दिखाती है? देखो, अगर हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी, और भाजपा की नीति क्या है? हिंदू मुस्लिमों का दंगा लगाना, हिंदू मुस्लिमों का दंगा लगाना और उसके ऊपर राजनीति करना। साथियों, अभी हमारा मुस्लिम भाई भी चतुर हो गया है। जब से औरंगाबाद में रहने आया हूं तब से ये बात देख रहा हूं, खालिद भाई का जो हथगाड़ी लोगों के बीच में जो काम है, हथगाड़ी चालक जो लोग हैं उनके बीच में जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए उनके अधिकार के। और आज चर्चा के लिए जो एक विषय रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके बारे में यहाँ पर एक चर्चा के लिए विषय भी रखा गया है, और वो पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी औरंगाबाद शहर का यदि सर्वे किया जाए, लगभग 40,000 हथगाड़ी है, हथगाड़ी चालक लोग 40,000 लोग हैं, और ये 40,000 लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? भीख मांग के नहीं जी रहे, सम्मान के साथ जी रही है। कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई और जो चीज बेचना चाहते हैं, यह सभी बेचकर वो अपना जिंदगी गुजार रहे। भारत का संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 21 आर्टिकल जो है 21 आर्टिकल, ये कहता है संविधान सबको जीने का अधिकार देता है। भारत के सभी लोगों को जीने का अधिकार संविधान देता है, लेकिन जीने का अधिकार संविधान ने दिया है, ये कैसा जीना है? क्या भेड़ बकरियों जैसा जीना है? क्या कुत्ते जैसा जीना है? संविधान ने तो जीने का अधिकार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, जीना है मतलब कैसे जीना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीना मतलब सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है हम लोगों को। भारत के संविधान ने हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण 2009 ये पहला बिल था, 2009 में पारित हुआ। उसके बाद भारत के सरकार ने और उसमें इम्प्रूवमेंट किया और 2014 में नया बिल लाया। उस नए बिल का नाम है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। अब ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 क्यों बना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हॉकर जोन डिक्लेयर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि लागू करने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया। मैं कानून का नाम बता रहा हूँ,
स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। अब ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है महानगर पालिका ने हॉकर जोन डिक्लेयर करने चाहिए। हर चीज पूछी, मालूमात ली, उन तक गए और उन्होंने कहा कि खालिद भाई आप रोशन गेट पर एक जलसा लो और उस जलसे में हम आकर आपका पूरा साथ देंगे। और वो आए हैं और वो अपना साथ दे रहे हैं। आज हम लोग अगर आवाज उठाए, हम किसी भाई के साथ में अगर आवाज उठाते हैं तो हम भी आतंकवादी हो जाते हैं। हर कोई अपना कर रहा है, हर कोई अपनी लाठी चला रहा है, लेकिन जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, उनको भी दबा रहे हैं और हमको भी दबा रहे हैं। हमारे को धर्म के नाम पर बांट दिया गया और उस तरफ से जाकर बेचारे दलित भाई को भी दबा रहे हैं, इधर से हम मुसलमानों को भी दबा रहे हैं। तो जब तक हम लोग नहीं मिलेंगे, हम प्रशासन से या सरकार से लड़ नहीं सकते। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी 2014 का मैं यहां से लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूं और ये टिकट जो मुझे मिला है, ये टिकट मेरे से पहले हिमायत बेग, जो इसी रोशन गेट से उसको पूना जर्मन बेकरी प्रकरण आतंकवादी बोलकर उठाया गया था और उसको फांसी की भी सजा सुना दी गई थी। लेकिन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के आंदोलनों से उस हिमायत बेग को बहुत सारी राज्यों की एजेंसियों ने क्लीन चिट दी। उनको क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली में रामलीला मैदान पर हिमायत बेग को लोकसभा का टिकट औरंगाबाद शहर से डिक्लेरेशन हुआ और जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी ने इतनी छोटी सी न्यूज भी, दिल्ली रामलीला मैदान पर जितनी भी मीडिया आई थी, उन्होंने एक छोटी सी न्यूज भी हिमायत बेग की नहीं लगाई। कार्यक्रम रखा गया है, एकता हाथगाड़ी चालक मालक संगठन, इसके विषय के ऊपर और जो मुस्लिम बच्चों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, उस विषय के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया, जिसका विषय है ईवीएम हटाओ देश को बचाओ, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज जो है तो हमारे शिंगारे साहब, पहली बार मंच के ऊपर ऐसा हुआ है कि हाथ गाड़ी वालों के वास्ते में एकदम डिटेल में बात हुई है। इसके पहले आज तक ना कोई लीडर ने करा, ना कोई नेता ने करा। ये हॉकर्स है क्या, आज हमारे शिंगारे साहब ने बहुत अच्छे से हमारे लोगों को बताया। और आज जो है तो ये कार्यक्रम के अंदर जो तो स्पेशल मुद्दा इसके वास्ते में लिया गया है क्योंकि हॉकर्स का मुद्दा सब में बड़ा, क्योंकि रोजगार का मुद्दा सब में बड़ा, कामगार का मुद्दा सब में बड़ा। सब में बड़ा क्यों है वो? क्योंकि रोजगार आज के दौर में बहुत जरूरी है। आज जो अपने लोग राजकारण जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये गौर गरीबों के ऊपर राजकारण कर रहे हैं। राजकारण हो रहा क्यों? क्योंकि आज अपने समाज को किसी भी कीमत पे हमारे देश की संविधान की इनको मालूमात देना बहुत जरूरी है। अपने कौम को मालूमात नहीं है, कायदा किसको बोलते नहीं मालूम, कानून किसको बोलते नहीं मालूम, परिपत्र क्या है नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि ये लोगों को बोलना ऐसा है कि आपके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कब दे सकते हो उन? जब पेट भर के खाना खाएंगे। शहर के अंदर आज ऐसी हालत है कि रोड के ऊपर कारोबार करने के लिए इनको एक तो हफ्ता देना पड़ता, या तो जलील होना पड़ता, या तो इनके पैर पड़ना पड़ता। पैर भी मत पड़ो, जलील भी मत हो और हफ्ता भी मत दो, क्योंकि तुम्हारा हक के लिए जो तो तुम काम कर रहे हैं, तुम्हारा हक के लिए तुम जो तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट पालने के लिए तुम्हारा हक जो तो तुम मार्केट के अंदर उतर के बता। निसार पाटिल साहब जो है आज हमारे ये कार्यक्रम के जो तो अध्यक्ष है, इनके लिए जो तो हमने बहुत अच्छी चीज़ हमने तैयार करके रखे थे, पर कुछ हादसे की वजह से जो तो हमने वो चीज़ को ख़त्म कर दिए।
अभी मिसाल पाटिल साहब से हम जो तो चर्चा के अंदर हम बात करने वाले, जैसा श्रृंगार साहब ने बताया कि भाई बॉन्ड पेपर के ऊपर जो तो हम आपको लिख के देंगे, उनकी हमारी जो ये बात हुई, ये जो हमने जो सारी जो चीज़ें करे हुए इसके वजह से करे हुए कि आज तक अपने को कोई पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। देश आज़ाद हुआ जब से लेके आज तक कोई भी हाथ गाड़ी के ऊपर और कामगार के ऊपर ये विषय के ऊपर किसी ने बात नहीं किया। आज ये पहली पार्टी है, ये पहली पार्टी है जो पार्टी ने जो तो इसके ऊपर बात रखी, चर्चा करी, और हम आपको एक जो तो बहुत अच्छा उन्होंने गाइडेंस करा और उन्होंने बोले कि हम पूरे इंडिया लेवल के ऊपर ये चीज़ को ले आएंगे और लोगों की मदद करेंगे। मैंने 2 बात करके मैं अल्फाज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी बरेचसे माझ्या ग्रुपमधील महिला, त्यानंतर माझे बंधू या ठिकाणी आलेले आहेत, तेही याकरिता की आज माझा बहुजनमुखी पार्टीमध्ये प्रवेश आहे। कोणी जात विचारली नाही की मी ह्या जातीचा आहे, मी त्या जातीचा आहे, मी का गेलो पाहिजे, का नाही गेलो पाहिजे, परंतु दीपाली ताई प्रवेश करताय म्हणून यासाठी माझ्यासाठी या ठिकाणी जे उपस्थित आहेत त्यांचं मी मनापासून धन्यवाद करते। वेळेचा बंधन खूप कमी आहे, चर्चेतले जे काही मुद्दे आहेत ते ऑलरेडी आपल्याला समजलेले आहेत। त्यानंतर या ठिकाणी आलेले माननीय मिसाळ पाटील साहेब आपल्याला सर्व काही विश्लेषण करतील, जे काही ह्या मुद्दे आहेत त्यावरील। वेळेचं बंधन असल्यामुळे मी जास्त काही बोलणार नाही। थँक्यू। ताई राठौड़ मैडम का स्वागत दीपाली मैडम करेंगे। रंजना कसम मैडम का स्वागत दीपाली ताई मैडम करेंगे। मुफ्ती नदीम साहब का स्वागत सुफिया दिलीप दादा तड़ेकर, इनका स्वागत सादिक भाई करेंगे। एक फोटो आ जाना अभी इधर, मेरी चेयर लेना ना है, तुम्हारी ये करो अपनी चेयर हो जाएगा ना। शिलानंद ससाने, इनका स्वागत शकील करेंगे। शकील भाई, शिलानंद ससाने सालिद भाई सामने आइए। जितने भी सबको गले में डाल, इनका स्वागत सादिक भाई करेंगे। सुभाष बनसोड़े सर, इनका स्वागत। गायकवाड चितेगांव टाइगर ग्रुप, एक मिनट बाबा साहेब आप करेंगे। अच्छा, बाला साहेब मिसाल पाटिल साहब का स्वागत अजहर भाई करेंगे। नंदू को थोड़ा आता होऊन जागा मॅडम, तुम्ही आता होऊन जा मॅडम, आता होऊन जा। खालेद भाई एकता आगगाडी चालक मालक, हाथ लावा ना मॅडम, मॅडम तुम्ही हाथ लावा ना। इनका स्वागत, इनकी गोलपोशी बाला साहब। हाँ ये सर थोड़ा विजय साहब, औरंगाबाद का ये बहुत अहम जगह है। रोशन गेट बहुत अहम जगह है। यहाँ से जब सभा चलती है, यहाँ से जब सभा चलती है तो मुझे लगता है बहुत दूर दूर तक हवा चलती है। यहाँ से जब सभा चल रही है, यहाँ की हवा बहुत दूर दूर तक जा रही है। वो खबर ले रहे हैं कितने लोग हैं यहाँ से, कौन कौन है, खालिद है, अरे उधर कैसे गया, यहां तक खबर रख रहे हैं। फिर दीपाली मिसाल मैडम है, अरे वो भी। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे उपस्थिति से उनके लिए खतरा महसूस हो रहा होगा, ये मुझे पक्का यकीन है। तो आज यहाँ ये रोशन गेट
शायद मुझे भी लग रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से रोशन हो रहा है और आने वाले समय में ये और ज्यादा रोशन होने वाला है, मैं यकीन के साथ कहता हूं। और हमारे साथ अब जो चालक मालक संगठन के और बहुत लड़ाकू, क्योंकि हम किसी को ट्रैक किए बगैर किसी के साथ नहीं जाते, पहले ट्रैक करते फिर जाते। तो हमने ट्रैक किया, उनके अंदर स्पार्किंग है लड़ने का। तो जैसे समझ में आ गया, हमने निर्णय किया इनको साथ लेना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। तो साथ लेने देने के मुद्दे पर और दीपाली ताई मिसाल, इनको भी मैंने ट्रैक किया, मैंने इनका इंटरव्यू लिया, तब जाके उनसे चर्चा किया, तब जाके इनके साथ जाने का और इनको साथ लेने का निर्णय लिया। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में, मैंने ये क्यों कहा रोशन करेगी, मुझे पता है यहां जो सब्जेक्ट लगाए हुए हैं, इस सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट अहम सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, अब जैसे कि यहां का जो लास्ट सब्जेक्ट है, मैं लास्ट सब्जेक्ट से शुरू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी उसकी शासन की अवमानना यहां किया जा रही है, ये सरकार की तरफ से की जा रही है। इस मसले को शायद आज तक किसी ने नहीं उठाया था, जो बहुजन मुक्ति पार्टी ने उठाया है। और हमारे साथी ने भी कहा ये केवल यहाँ का मसला नहीं रहेगा, आने वाले समय में पूरे भारत का मसला बनने वाला है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, और मेरा ये आश्वासन नरेंद्र मोदी का आश्वासन नहीं है, मैं तो आप कहोगे नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि मैं बहुजन समाज का हूं, नरेंद्र मोदी हमारे समाज का नहीं है। मैं बहुजन समाज का हूं, वो नरेंद्र मोदी बहुजन समाज का नहीं है। तो को लेकर आप भी कोर्ट में गए हो, हम भी आपके साथ में आएंगे। केवल कोर्ट में लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, इसलिए पब्लिक कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम पब्लिक में भी ये लड़ाई लड़ेंगे और ये समस्या का समाधान करेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं और गारंटी भी देता हूं, आप हैरान हो जाओगे। इस औरंगाबाद से हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जब हिमायत बेग को उठाया था जर्मन बेकरी कांड में, हमारे पास आशीष खेतान, वो जो पत्रकार है आशीष खेतान, उसने स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ सीडी हमारे पास में आ गया। और हमको जब समझ में आ गया कि जर्मन बेकरी कांड में हिमायत बेग नहीं है, तो जैसे ही समझ में आ गया हमने उसका मुद्दा उठाया और पूरे भारत में 15,000 कार्यक्रम का भी निर्णय लिया था। हमारा सब्जेक्ट था जर्मन बेकरी कांड में हिमायत बेग को फांसी की सजा सुनाकर असली ब्राह्मणवादी आतंकवादी गुनहगारों को बचाना, ये शासक जाति का एक षड्यंत्र, एक बहस, और 15,000 कार्यक्रम का निर्णय लिया। तो दुश्मन को लगा साला ये हिमायत बेग का मुद्दा लेकर पूरे भारत में जाएंगे तो मुसलमानों को बताएंगे कि आतंकवाद आप नहीं हो, ये ब्राह्मणवादी सनातनी लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं। क्योंकि असीमानंद चटर्जी ने कन्फेस दिया था और असीम चटर्जी ने कन्फेस देकर कहा कि आज तक भारत में जो भी ब्रह्मास्त्र किए हमने अभिनव भारत और हम हिंदुत्ववादी लोगों ने किए थे। तो ये खबर हम किसको देंगे? मुसलमानों को देंगे। जैसे ही मुसलमानों को पता चलेगा साला हमारा कोई दोष नहीं, हमको फंसाया जा रहा है, तो मुसलमान एकदम एम्पावर हो जाएगा, साला हमारा कोई दोष नहीं, हम क्यों अपमान सीजिए। तो उनको एम्पावर हो जाएंगे, मुस्लिम भाई एम्पावर हो जाएंगे, ये डर पैदा हो गया। दूसरा डर, हम केवल मुसलमानों में जाने वाले नहीं थे, हम गैर मुसलमानों के पास जाने वाले थे। और जो गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो गैर मुसलमान होते हैं, उनके दिमाग में डेली न्यूज़पेपर में ये डाला जाता है कि आतंकवादी मुसलमान है। तो ये सब्जेक्ट के विषय हम लेकर किसके पास जाने वाले थे? गैर मुसलमान एससी भाई के पास जाने वाले थे, एसटी भाई के पास जाने वाले थे, ओबीसी भाई को समझाने वाले थे। अगर एससी एसटी ओबीसी लोगों को हम समझाएंगे कि भाई मुसलमान आतंकवाद नहीं कर रहा, भारत में आतंकवाद तो असीम चटर्जी कर रहा, भारत में आतंकवाद तो कर्नल पुरोहित कर रहा, भारत में आतंकवाद तो समीर कुलकर्णी कर रहा, ये पांडे कर रहे, तो ये बात हम किसको समझाएंगे? ओबीसी को समझाएंगे, मराठाओं को समझाएंगे,
शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझाएंगे, दलित भाई को समझाएंगे, तो वो जो गलत फहमी के नजर से, शक की नजर से आपको देख रहे हैं, वो दूसरे दिन से वो शक खत्म करेंगे, उनके अंदर भाईचारा पैदा होगा। तो ये डर उनको लगा। हमने यही नहीं किया, इस औरंगाबाद शहर से हिमायत बेग का टिकट डिक्लेयर किया बहुजन मुक्ति पार्टी का। औरंगाबाद से बहुजन मुक्ति पार्टी हिमायत बेग को लड़ने का ऐलान किया। जैसे ही हमने ऐलान किया, हैरान हो जाओगे, मुझे ये खबर नहीं थी, सामना ने छपवाया था, मगर मेरे पास खबर थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारे खिलाफ आधा पन्ना का कवर स्टोरी लिखा था और कहा था ये बहुजन मुक्ति पार्टी आतंकियों को टिकट दे रही है। पता नहीं हैदराबाद में क्या है। मैं खुद हैदराबाद में भी जाके आया हूं। हैदराबाद में मैंने भी देखा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में घूम घूम के देखा है। अरे मुसलमानों को मजबूर बना के वोट लिए जाते हैं, दहशतवाद आतंकवाद बनाकर वोट किए जाते हैं। ये चरित्र पूरे भारत में मुसलमानों का बना के रखा है कि मजबूरी में वोट डालना पड़ रहा है। हर बार मुसलमान कहता है बीजेपी आएगी तो मजबूरी में किसको करेंगे? कांग्रेस को करेंगे। ऐसा मजबूरी बनाया है, तो हैदराबाद में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही मजबूरी है मुसलमानों की। आप जाके देखो, मैं खुद के जाके आया हूं, मैं हवा से बात नहीं कर रहा हूं और मैं कोई उनका विरोध करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। तो आने वाले समय में मुसलमानों को याद रखना होगा। तो हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से, और मैं अभी लिख के बता रहा हूं, आपको बोल रहा हूं मंच पर, इस मंच से मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, हम आने वाले समय में मुसलमानों के मुद्दे उठाएंगे, इसलिए आप हमको वोट दो, ये आह्वान मैं कर रहा हूं। मगर एक सवाल आप भी हमको पूछो। मैं ये सवाल आपको, मैं ये कह रहा हूं कि हम आपके मुद्दे उठाएंगे, इसलिए आप हमको मदद करो, ये आह्वान मैं जरूर करूंगा। मगर मैं आप एक सवाल हमको भी पूछ सकते हो, भाई आपने हमारे लिए क्या किया? पूछो। मैं कर्नाटक चुनाव में गया था, तो कर्नाटक के चुनाव के कुछ मुसलमानों ने मुझे, बसव कल्याण के मुस्लिम बस्ती के लोगों ने मुझे पूछा कि भाई आप कहाँ थे इतने दिन? मैंने कहा अरे हम तो थे मैदान में, आप पूंजे बैठे, हमको क्या पता। अरे हमने तो 2014 में विषय लगाया था आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मणवाद, तो बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे क्यों? 4 से बोल रहे हम, 2004 से। कब से बोल रहे हैं? 2004 से। आपको सबूत चाहिए? हमारे पास इश्यूज निकाले हुए हैं, हमने कार्यक्रम लिए हुए, सीडी है, भाषण है। अब ये खालिद भाई ने देखा है। अगर मेरा यकीन नहीं तो इनको पूछो, सवाल पूछो, सबूत भी मांगो। 2004 से इन लोगों ने कहा था, ये स्लोगन चलाते हैं। क्या स्लोगन चलाते हैं? अब ये स्लोगन मैंने बंद कर दिया इनका। ये क्या चलाते पता है? ये कहते थे, अब नहीं कहते थे। क्या कहते थे? इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मैंने सोचा कि किसको कह रहे हैं वंदे मातरम? तो भारत के मुसलमानों के लिए उनका इंटेंशन था, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो इसका मतलब वो कहते थे मुसलमानों आप विदेशी हो। हिंदू भाइयों, जैसे हिंदू सो कॉल्ड हिंदू जो लोग हैं, वो भी के लोग हैं, मराठा लोग, इनको कह रहे हैं मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, ये विदेशी है।